Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve GS score prelims test series. This is our test number 7. Already we have covered up to the test number 5, right? तो 1, 2, 3, 4 and 5 हमने जो है पांचों लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया, राइट। और इस जो टेस्ट सीरीज में था आपका, ये आपका टोटल 5 लेक्चर के माध्यम से आपका जो है टोटल पॉलिटी कवर हुआ है, राइट। लाइक दैट ओनली आप लोग जो है नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, राइट। एक जो आपका टेस्ट सीरीज बचा हुआ है 6 नंबर टेस्ट सीरीज बचा हुआ है, तो 6 नंबर जो आपका टेस्ट सीरीज है ये आपका करंट अफेयर का टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। लेकिन इसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे पूरा सभी सेक्शनल कंप्लीट होने के बाद, राइट। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट 1 जो आपका होने वाला है इकोनॉमिक्स का, राइट। ये टेस्ट नंबर 7 है आपका। इसमें हम लोग 5 मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी, सेकंड वन इज माइक्रो इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मैक्रो इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंडिया, राइट। इन द सेंस की NIA, राइट, NIA, राइट, और इन्फ्लेशन, इन सभी 5 मेजर टॉपिक्स को हम लोग जो है इस लेक्चर्स में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स गिवन अबव अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इन द सेंस आपका क्या होता है कि जितने भी आपके क्वांटिटी में, राइट, क्वांटिटी में आपका क्या होता है कि क्वांटिटी में डिमांड वगैरह होता है, राइट। तो उसको फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, राइट। तो इसके लिए सभी फैक्टर्स आपका मायने रखते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर इसके लिए जो है आपका जिम्मेदार नहीं होता है, राइट। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑल 4 एबव, राइट। कैपिटल इनपुट, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, प्राइसेज ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, कास्ट ऑफ लेबर, राइट। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ए डिमांड कर्व इंडिकेट्स द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी एट लोअर प्राइस लेवल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो भी आपका क्या होता है कि डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व इन द सेंस कि मीन्स लोगों की जो डिमांड्स है, राइट, वो आपका इंडिकेट करता है कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, राइट। उसी को इंडिकेट करता है कि कम दाम पर जो है उस चीज को, कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है फॉर डिमांड कर्व नॉन प्राइस फैक्टर्स शिफ्ट द कर्व एज कंपेयर टू द फिक्स्ड ट्रेंड्स फॉर द प्राइस वैलेटिलिटी इन द इकोनॉमी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। मींस कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MU के बारे में बात कर रहा है, कि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है आपका कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है आपका, राइट, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा अगर टोटल यूटिलिटी का हम लोग कंजप्शन किसी और अदर प्रोडक्ट का, कमोडिटी का यूज करने लगते हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि व्हाइल कीपिंग कंजप्शन ऑफ अदर कमोडिटीज कांस्टेंट consuming each additional unit of a commodity declines its marginal utility as its consumption increases, right। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, राइट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को छोड़कर इसके जो है अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑटोमेटिक आपका डाउन हो जाएगा, राइट। तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी जीरो फॉर ए प्रोडक्ट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका वो जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि टोटल यूटिलिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, राइट। टोटल यूटिलिटी को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो जाएगा, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट, राइट। मींस कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ओनली करेक्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड चॉइस ऑफ इंडिविजुअल, राइट। कि मीन्स अगर आप जाते हैं, राइट, तो आपके चॉइस का अगर कोई सामान मिलता है देन ओनली यू विल परचेज, राइट। लाइक दैट ओनली ये आपका क्या दर्शाता है आपका कि मीन्स आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, राइट। कि मीन्स आप किस प्रोडक्ट को चाहते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। सेकंड और थर्ड आपका जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता, बी इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली 2, राइट। लेकिन अगर आप इस PDF के सॉल्यूशन में जाएंगे, राइट, तो उसका ए जो है राइट आंसर दिया है ए, राइट। लेकिन ए आपका कब राइट आंसर होता है, अगर ये जो है
करेक्ट के बारे में पूछता तो ए इसका राइट आंसर होता ओनली वन, राइट। लेकिन ये इनकरेक्ट के बारे में पूछा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गिवन गुड्स, राइट। तो गिवन गुड्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, राइट। तो गिवन गुड आपका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, राइट। कि मीन्स ये आपके ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपका लो इनकम वाले लोग जो है आप लोग का प्रेफर करते हैं, राइट। नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं कह रहा है आपका कि इट इज ए लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड ऑलवेज इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज, राइट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ऑलवेज इंक्रीज कैसे होगा, डिमांड आपका इंक्रीज कैसे होगा। मान लीजिए नॉन लग्जरी प्रोडक्ट है आपका, राइट, कि मीन्स लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये आपको अगर जब प्राइस कम होगा तभी ना परचेज करेंगे, राइट। प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करेंगे कि आपको जहाँ 2 खरीदना है 1 कम करेंगे, राइट। तो इसीलिए आपका इसमें लेकिन ऑलवेज लगा दिया है कि ऑलवेज इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज, राइट। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो नॉट करेक्ट ही पूछा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, राइट। तो इसमें भी आपका यही पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी नाइदर वन नॉर टू, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एसेसेस द सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी रिक्वेस्टेड ऑफ गुड एक्स व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर आइटम वाई चेंजेज, राइट। तो ये आपका किसको दर्शाता है, इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी होता है आपका डिमांड एसेस का, सेंसिटिविटी का, राइट, क्वांटिटी को ये आपका दर्शाता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट द अमाउंट डिजायर फॉर कमोडिटी इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाई इट्स ओन प्राइसेज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट। तो देखिए ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट आपका क्या होता है कि मीन्स ऐसे मार्केट जिसमें आपका क्या नंबर ऑफ कंपनीज हो, राइट, नंबर ऑफ कंपनीज हो। और देखिए अगर नंबर ऑफ कंपनीज होंगे, राइट, तो आपका क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, राइट, कंपटीशन बढ़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो इसमें जो आपका प्राइस डिपेंड करता है वो आपका किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता है, राइट, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज पर भी आपका डिपेंड करता है, राइट। तो इसीलिए आपका सही है क्योंकि कह रहा है आपका द अमाउंट डिजायर्ड फॉर द कमोडिटी इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाई इट्स ओन प्राइस, राइट, कि किसी एक के बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज है, राइट। मान लीजिए कोई एक जो है दाम बढ़ा के बैठ गया तो उसका सामान जो है आपका कोई परचेज ही नहीं करेगा, राइट, तो दूसरे की दुकान पर चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो है आपका ये पूरे कमोडिटी अगर इफेक्ट करते हैं देन ओनली इट प्राइस विल बी अफेक्टेड, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है डी नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछ रहा है कि विच एमंग द अबव गिवन ऑप्शन आर नॉट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है कौन सा फैक्टर्स आपका डिटरमाइन नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 फैक्टर्स हमने मेंशन किया है जो आपका क्या करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है आपका डिटरमाइन करता है, राइट। फर्स्ट जो फैक्टर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, राइट, तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है इफ द गुड इज ए लग्जरी और ए नेसेसिटी, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, राइट। और फोर्थ आपका जो है टाइम पीरियड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, राइट। तो जो है देख सकते हैं कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। क्योंकि इसमें नॉट इनकरेक्ट पूछा है तो आपका सेकंड वाला इनकरेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है ये। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि फैक्ट्री प्राइस जो होता है आपका इज द इनपुट कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि फैक्ट्री प्राइस जो होता है आपका, राइट, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि जो भी आपके इनपुट कॉस्ट वगैरह लगते हैं, राइट, कि मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट आपको लगेगा उसके बाद फैक्ट्री जो है एक प्राइस डिसाइड करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री प्राइस बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि मार्केट कॉस्ट इज डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि मार्केट जो कॉस्ट होता है, राइट, ये आपका डिटरमाइन करता है इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ लेके, इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाता। अगर डिडक्ट करेगा तो फिर वो पेमेंट कौन जो है आपका फिर से देगा, राइट। कि मीन्स मान लीजिए अगर आपका कोई आपने परचेज लाइक दैट आपने जो है पार्ले जी एक लेने गए, राइट, तो पार्ले जी लेने गए तो इस पर सभी टैक्सेज वगैरह तो इंक्लूडेड होते हैं ना कि, और वो कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है, राइट। तो इसमें से बोल रहा है कि आपका डिडक्ट कर दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेज को, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट जी करेक्ट, राइट।
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक जो है आपका कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक जो आपका कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर होता है, राइट, इसमें आपका क्या होता है कि मेनी प्रोड्यूसर जो है आपको कंपटीट कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, राइट। और ये आपका क्या होता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, राइट। इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। इम्परफेक्ट जो है आपका कंपटीशन होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन इन द सेंस आपका क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं फ्रॉम वन अनदर, राइट। लाइक दैट उनका जो है ब्रांडिंग अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग हो सकता है, राइट। इसीलिए जो उनका कोई परफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक जो है आपका कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट नहीं है कि प्राइस रिमेन्स द सेम आपका जो है प्राइस नहीं रहता है फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द इंडिविजुअल फर्म, राइट। तो जो है आपका सेम प्राइस होता ही नहीं, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो राइट आंसर 20 का हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है ये रिलेटेड है आपका मार्केट स्ट्रक्चर से, आपका जो है रिलेटेड है, राइट। तो देखिए आपका अगर बात किया जाए, राइट, इंडिया में तो आपका दो ही टाइप के आपके मार्केट होते हैं, राइट। कौन कौन से मार्केट होते हैं, एक होता है आपका इनपुट मार्केट और दूसरा आपका कौन सा होता है आउटपुट मार्केट, राइट। आउटपुट मार्केट, राइट। और इसी को डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर दिया जाए, राइट, तो दो मार्केट होते हैं, फैक्टर मार्केट एंड द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, राइट। तो फैक्टर मार्केट और गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट भी इसी को बोला जाता है, राइट। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द आउटपुट मार्केट यूजेस द फिनिश प्रोडक्ट्स एंड सप्लाइज द रिसोर्सेज नीडेड टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपका आउटपुट मार्केट होता है, राइट, आउटपुट मार्केट आपको क्या करता है, बाई एंड यूजेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट करता है। सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि फैक्टर मार्केट इज ड्रिवन बाई डिमांड इन द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मींस कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया। फर्स्ट आपका कह रहा है कि ए मार्केट रीचेज एन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स मैचेज डिमांड, राइट। कि मीन्स अगर डिमांड को मैच कर जाता है, कि मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स जो है आपका, राइट, तो क्या मार्केट जो होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है टू क्रिएट प्राइस इक्विलिब्रियम द कंपटीशन लेवल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स मस्ट बी मेंटेन, राइट। तो मेंटेन किया जाना चाहिए, देन ओनली इट में भी मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, राइट। कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ेंगे तो आपका कह रहा है कि एक्सटर्नलिटीज कैन लीड मार्केट फेल्योर एंड आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, राइट। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका, राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है कि ये इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा जो है परफेक्ट कंडीशन बनता है जहाँ पर आपका क्या होता है कि जो बायर है, राइट, बायर और जो है आपका प्रोड्यूसर, राइट, दोनों में आपका क्या हो जाए परफेक्ट जो है आपका कॉम्बिनेशन बन जाए, राइट, बायर और जो है आपके प्रोड्यूसर में, राइट। कि मीन्स जो है दोनों ही लोग सेटिस्फाई हैं, राइट। तो वहाँ पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो है आपका मार्केट फेल्योर होने की कोई चर्चा ही नहीं होती है, इस पर आपका जो है परफेक्ट मार्केट बनता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है और दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर। ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफाइज पब्लिक गुड मोस्ट अप्रोप्रिएटली, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो है आपका पब्लिक गुड को जो है दर्शाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि पब्लिक गुड्स वर्क ऑन वेलफेयरिज्म एंड गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, राइट। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछ रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, राइट, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो इसमें आपका चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिटरमाइन हाउ कंज्यूमर्स
मेक ट्रेड ऑफ्स एमंगस्ट कम्पिटेटिव गुड्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिपेंड ऑन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट जो होते हैं गुड्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ कंजम्पशन सब्स्टिट्यूशन पे, राइट। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड आपका जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। मींस कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका फर्स्ट कह रहा है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस द डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स फॉर ऑल गुड्स, राइट। तो ऐसा कंडीशन नहीं होता कि मीन सभी गुड्स के लिए आपका क्या हो कि जो आपका डिमांड कर्व है, राइट, वो आपका हमेशा क्या हो अपवर्ड शिफ्ट हो, राइट। तो कभी कभी वो डिक्लाइन भी देखने को मिलता है, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है द डिक्रीज इन सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट एट्रीब्यूटेड टू शिफ्ट टूवर्ड्स चीपर अल्टरनेटिव इन मार्केट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि अगर डिक्रीज होगा आपका सेल्स जो भी आपका प्रोडक्ट का, राइट, तो उसमें क्या होगा कि कंपनी जो होगी तो वो थोड़ा सा जो है प्राइस को लो करने की कोशिश करेगी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन वेलफेयर इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका इंडियन वेलफेयर इकोनॉमी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इंडिया हैज एडॉप्टेड ए मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स इंडिया जो आपका माना जाता है जो इकोनॉमी है इंडिया का, राइट, ये आपका क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी इन द सेंस कि मीन्स आपका बोथ मिक्सचर है आपका कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि मैं आपका जो MG नरेगा है, राइट, इज ए फ्लैगशिप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया दैट गारंटीज 100 डेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो आपका 100 डेज की आपका गारंटी देता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो ये भी सही है आपका। लेकिन थर्ड आपको कह रहा है कि जो PDS इज ए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, राइट। तो PDS आपका जो है ये आपका फूड सिक्योरिटी आपका प्रोग्राम तो है, लेकिन प्रोवाइड्स सब्सिडाइज फूड ग्रेस टू ऑल सिटीजन्स, राइट। तो ऑल सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड करता है, ये आपका एलिजिबल सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है, राइट। एलिजिबल जो कि आपका एलिजिबल होंगे PDS के लिए, राइट। तो इसीलिए थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ आपको कह रहा है कि जन धन योजना इज ए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम एम्ड एट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन ऑल सिटीजन्स को नहीं, जितने भी आपके अनबैंक्ड सिटीजन है, राइट, अनबैंक्ड सिटीजन है उनको जो है ये आपका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर होता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका Public goods in India refers to goods and services that are provided by the government and are available to the general public without any exclusion of rivalry. In this context, consider the following, right? कि मीन्स कितने statements, how many of the above mentioned are incorrect? इसमें से कौन कौन से statement आपके incorrect हैं, राइट। तो इसमें आपका चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रिगार्डिंग द एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन प्राइस लेवल एंड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका कहीं सही है कि मीन्स जो आपका डिमांड एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया है, राइट, वो टोटल डिमांड फॉर गुड्स को आपको एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी में जो होता है गिवन प्राइस लेवल का एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसी को ही दर्शाता है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स businesses, the government and foreign entities नो ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका ए। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव इज आर इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया, राइट। कि मीन्स कौन कौन से जो है आपके स्टेटमेंट जो है आपका वो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया में, राइट। तो आपका एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया को जो है आपका कौन कौन दर्शाता है यहाँ पर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। लेबर मार्केट को छोड़कर सभी जो है आपका इसमें से जो वो दर्शाता है किसको इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया में, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट ए गिवन प्राइस लेवल एंड विथ इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट। तो इसका पूछ रहा है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट।
राइट। तो ये आपका जो स्टेटमेंट बात कर रहा है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि इफ देयर इज ए स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, राइट, कि मीन्स स्किल्ड लेबर का आपका शॉर्टेज होता है, इट कैन रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड लिमिट एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर का आपका शॉर्टेज होता है तो ये रेस्ट्रिक्ट कर सकता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को और लिमिट कर सकता है किसको, एग्रीगेट सप्लाई को, राइट, एग्रीगेट सप्लाई को। आप खुद सोच सकते हैं कि मीन्स देखिए डिमांड को कैसे वो कम कर देगा, डिमांड लोगों का जो डिमांड है वो तो जो है डिमांड तो करते रहेंगे, लेकिन जो स्किल्ड लेबर का आपका शॉर्टेज हो गया तो सप्लाई ही नहीं हो पाएगा, सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देगा ना। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि फेवरेबल पॉलिसीज दैट प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट एग्रीगेट सप्लाई, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि फेवरेबल पॉलिसीज वगैरह आते हैं तो प्रमोट करता है किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को, इन्वेस्टमेंट को, राइट। तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई को जो है आपका फुलफिल करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट, कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। राइट। तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है डी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, कौन कौन से जो है पेयर्स आपके करेक्टली मैच हैं। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा कौन कौन सा करेक्टली मैच है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका कह रहा है कि जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो जीडीपी तो सबको पता होगा कि मीन्स टोटल जो आपका वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड आपको कह रहा है कि जीएनपी के बारे में बात कर रहा है, राइट। जीएनपी इन द सेंस कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। ये आपका क्या होता है, ग्रास नेशनल जो प्रोडक्ट होता है आपका, ये इनकॉर्पोरेट्स इनकम जनरेटेड बाय डोमेस्टिक फॉरेन एंटिटीज, राइट। ये आपका होता है क्या, जीएनपी होता है, राइट, जीएनपी, राइट। तो यहाँ पर ये आपका इंटरचेंज कर दिया गया है, जीएनपी का डेफिनेशन आपका इधर दे दिया गया है, और ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका ये होता है एडजस्टेड फॉर डिप्रिसिएशन, राइट। तो ये आपका इंटरचेंज कर दिया गया है। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। राइट। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, राइट। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है। राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम जो होता है, राइट, डिस्पोजेबल इनकम इज डिराइव्ड बाय सबट्रैक्टिंग पर्सनल इनकम टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम पर्सनल इनकम, राइट। तो पर्सनल इनकम से जो है आपका जो भी आपका टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, पर्सनल इनकम टैक्स पेमेंट्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स द इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल फॉर कंजप्शन और सेविंग आफ्टर एनुअल एक्सपेंडिचर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि जो अभी आपका इनकम अवेलेबल होता है इंडिविजुअल के लिए, कंजप्शन के लिए और सेविंग आफ्टर आपका एनुअल टैक्सेज, राइट, एनुअल टैक्सेज के बाद जो आपका बचता है, राइट, ना कि आपका जो है एनुअल एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट ओनली करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट। तो इसमें आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इसमें भी दिया गया आपका, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉरेंज कर्व, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है किसी भी जो है आपका इकोनॉमी में, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व बोलते हैं, राइट, लॉरेंज कर्व बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, राइट, यह तो होता है आपका लॉरेंज कर्व, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज मेजर्ड थ्रू द गिनी कोफिशिएंट, राइट, कि मीन्स जो डिग्री ऑफ जो है इनकम इनइक्वालिटी होती है उसको हम लोग गिनी कोफिशिएंट के द्वारा जो आपका मेजर करते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज आस्किंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका करेक्ट है, लेकिन थर्ड आपका कह रहा है कि इन इंडिया इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग सीपीआई एज ए बेस, राइट। तो देखिए
थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो आपका WPI एज ए बेस लिया जाता है, राइट, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। तो इस प्रकार से थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 आपको पूछ रहा है कि रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन कौन सा जो है आपका इन्फ्लेशन को आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, राइट। तो जब कंज्यूमर स्पेंडिंग आपका जो है डिक्रीज हो जाएगा, राइट, तो वो इन्फ्लेशन कहाँ से आएगा, राइट। तो फर्स्ट तो आपका जो है इनकरेक्ट हो जाता है, राइट, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका मैच द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है आपका ये क्या होता है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द अवेलेबिलिटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। और सेकंड आपको कह रहा है कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट। तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन आपका क्या होता है कि व्हेन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज लीडिंग टू हायर प्राइसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ये आपका क्या होता है कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, राइट। तो दोनों इंटरचेंज है, राइट। तो एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, राइट। तो मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछ रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, राइट। फर्स्ट आपको कह रहा है कि बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स द RBI कैन रेज एग्रीगेट डिमांड एंड कंट्रोल इन्फ्लेशनरी मेजर, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। फर्स्ट आपका क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका फर्स्ट कह रहा है कि बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जब आपका इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो RBI कैन आपका रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, राइट। कि मीन्स जो आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, राइट, उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, राइट। उसके लिए आपका रिड्यूस इंटरेस्ट रेट किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है रिड्यूस्ड टैक्सेज एंड हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, राइट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि रिड्यूस टैक्सेस, तो आपका रिड्यूस टैक्सेज नहीं बल्कि आपका जो है हायर टैक्सेज होगा, हायर टैक्सेज एंड रिड्यूस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, की मीन्स जो है टैक्सेज को ज़्यादा किया जाए और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए, तभी आपका जो है रिड्यूस किया जा सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर को, राइट। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, थर्ड ओनली आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, राइट। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, राइट। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑन ईयर बेसिस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि इन इंडिया इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज बेस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो आपका इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो आपका WPI पे किया जाता है, ना कि आपका जो है CPI पे, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ओनली करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, की फर्स्ट आपका करेक्ट है लेकिन सेकंड आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो आपका इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका करेक्ट है, लेकिन थर्ड आपका कह रहा है कि व्हेन इंपोर्ट इज एक्सीड एक्सपोर्ट्स देयर इज ए ट्रेड सरप्लस, राइट। तो देखिए थर्ड तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है आपका कि अगर हम क्या करते हैं इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, राइट, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं रेदर देन एक्सपोर्ट, राइट। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा ना, कि हम मंगा रहे हैं सिर्फ कहीं भेज ही नहीं रहे, सेल ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका डेफिसिट हो जाएगा, ना कि आपका सरप्लस, राइट। तो इसलिए आपका जो है थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि ये आपका ट्रेड सरप्लस को दर्शाता है, राइट। तो ये ट्रेड आपका जो है डेफिसिट को दर्शाता है, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ आपका कह रहा है कि व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट्स देयर इज ए ट्रेड डेफिसिट, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर जो है आपका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, राइट। तो ये तो आपका सरप्लस को दर्शा रहा है ना, कि आप बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, राइट, कि मीन्स आपको पास अधिकता है तभी ना आप जो है सेल कर रहे हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका इंटरचेंज कर दिया गया, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आपका आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है
राइट। क्वेश्चन नंबर 35 आपको पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। राइट, दो स्टेटमेंट दिया गया आपका, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स डिक्रीज हो जाता है या फिर जो है आपका ऑफिशियल रिजर्व में आपका इंक्रीज हो जाता है। राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बोलते हैं। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग द करंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका ए कंट्री इज सेड टू बी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। राइट, बीओपी के बारे में पूछ रहा है आपका, इक्विलिब्रियम, बीओपी इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। राइट, कि मीन्स इसके रिगार्डिंग आपका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएटेबल आंसर इसका कौन सा है। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी, व्हेन द सम ऑफ इट्स करेंट अकाउंट एंड इट्स नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट इक्वल्स जीरो। राइट, तो सम ऑफ आपका जो है करेंट अकाउंट और जो भी आपका नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। राइट, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जहाँ पर जो है आपका इक्वल हो जाए। राइट, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। राइट, कि मीन्स इसमें से आपका पूछ रहा है कि ये किसको जो है अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि इट इज द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। राइट, तो आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसमें से आपका माइनस किया जाता है डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स को। राइट, तो ये आपका कौन सा होता है। सेकंड आपका ये आपका बात कर रहा है नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच द इफेक्टिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए फर्म इज इंक्रीजिंग। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका जो है ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात कर रहा है। थर्ड आपका कह रहा है कि इट शोज हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। राइट, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका देयर में फंडामेंटली बी 4 काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस दैट कैन बी मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच। राइट, तो ये आपका दिया गया है, इसमें क्या आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्टली मैच है। राइट, लाइक दैट आपका जो है वेजेज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है एंड रेंट क्या होता है। राइट, तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि वेजेज के बारे में बात कर रहा है। राइट, तो वेजेज क्या होता है आपका कंट्रीब्यूशन मेड बाय ह्यूमन लेबर। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि जो भी आपके कंट्रीब्यूशन होते हैं मेड बाय ह्यूमन लेबर्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेज बोलते हैं। राइट, तो सही है कि मीन्स कोई भी आपका लेबर वर्क करने जाता है तो उनको जो सैलरी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेज बोलते हैं, डेली वेजेज। राइट, तो सही है। सेकंड आपका कह रहा है इंटरेस्ट। राइट, तो इंटरेस्ट क्या होता है आपका, ये इंटरेस्ट होता है आपका जो राइट की कंट्रीब्यूशन मेड बाय कैपिटल। राइट, कि मीन्स जो भी आपका कैपिटल के द्वारा जो भी आपका पाते हैं, राइट कंट्रीब्यूशन पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। राइट, तो इसका तो आपका ये राइट आंसर होगा। राइट, लेकिन और प्रॉफिट क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंटरप्रेन्योरशिप। राइट, कि मीन्स जो भी आपका इंटरप्रेन्योरशिप है, राइट, वो लोग जो भी आपका कंट्रीब्यूशन का पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको प्रॉफिट बोलते हैं। राइट, तो दोनों ही इंटरचेंज है आपका। राइट, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ आपका कह रहा है रेंट क्या होता है आपका कंट्रीब्यूशन मेड बाय ए फिक्स्ड नेचुरल प्रोसेस, उसको हम लोग रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। राइट, तो आपका पीडीआई के बारे में पूछ रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। राइट, मीन्स कौन कौन सी स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है पीडीआई के बारे में। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 39 में तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो आपका कह रहा है कि पीडीआई टेक्स इनटू अकाउंट। राइट, कि मीन्स जो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है वो टेक्स इनटू अकाउंट अर्नड इनकम ओनली। राइट, तो अर्नड इनकम ओनली आपका नहीं होता है, अर्नड इनकम विथ दैट आपका क्या होता है कि ट्रांसफर पेमेंट भी होता है। राइट, ट्रांसफर पेमेंट भी जो है इसमें इंक्लूडेड किया जाता है वाइल सब्ट्रैक्टिंग टैक्सेज एंड अदर डिडक्शंस। राइट, तो देख सकते हैं कि आपका दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए, क्योंकि पूछा है कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। राइट, तो आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट, तो इसमें देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है कि ग्रास नेशनल इनकम जो होता है आपका ये क्या होता है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट जीडीपी अलोंग विथ नेट इनकम विथ इन द कंट्री। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जीएनपी का मतलब ही होता है आपका कि जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। राइट, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। राइट, ये आपका क्या होता है जीडीपी प्लस एनआईएफ है। राइट, नेट इनकम
नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि बोल रहा है कि नेट इनकम विद इन द कंट्री, राइट। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अप्रोचेज फॉलोड बाय द नेशनल वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, राइट। कि मीन्स जो है आपका नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री को जब आपका कैलकुलेट किया जाता है तो कौन कौन से अप्रोच लिए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो ऑल ऑफ देम इसमें से जो है आपका प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच सभी लिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो आपका इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, कार आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये आपका WPI के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है आपका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका जो है WPI के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेज ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ गुड्स एट ए होलसेल लेवल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है, सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि द WPI इंक्लूड्स प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, राइट। तो जो भी आपके WPI होते हैं इसमें आपका प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, पावर होते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं और इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द एबोव मेंशन्ड इंडिकेटर्स में इम्पैक्ट द इकोनॉमी, राइट। कि मीन्स जो भी आपके इसमें मेंशन किया गया है इसमें से पूछ रहा है आपको कि कौन कौन से जो है आपका इम्पैक्ट कर सकता है इकोनॉमी पर, राइट। तो इसमें आपका जो है पांचों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि पांचों ही स्टेटमेंट जो है आपका इम्पैक्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमी पर, राइट। जैसे कि परचेजिंग पावर रिडक्शन, वेज प्राइस स्पायरल, राइट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, राइट। तो ये सभी जो है आपका इम्पैक्ट कर सकते हैं किसके, किसी भी नेशनल इकोनॉमी पर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी, मीन्स ऑल 5 जो है आपका इसको जो है आपका क्या कर सकता है कि इस पर भी इम्पैक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी पे। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट। कि मीन्स जो आपका इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन बास्केट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स शेड्यूल लाइन जो आपका इन्फ्लेशन होता है ये क्या होता है कि रेफर करता है कि जो भी आपका चेंजेज होते हैं गुड्स इन बास्केट में पूरे जो है आपका गुड्स को कवर करता है, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स फूड एंड फ्यूल आइटम्स फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो आपका कोर इन्फ्लेशन होता है, राइट, कोर इन्फ्लेशन जो होता है आपका वो एक्सक्लूड कर देता है कि इसको आपका फूड एंड फ्यूल आइटम्स को फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन से, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो फर्स्ट ओनली करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 46 से आपको कह रहा है कि द इन्फ्लेशन कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड यूजिंग द लॉरेन कर्व, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप बताता है कि इसको इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, राइट, इसको आपका फिलिप्स कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है, राइट। किसके द्वारा, फिलिप्स कर्व के द्वारा, फिलिप्स कर्व, राइट। तो फर्स्ट आपका जो है इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट फिलिप्स कर्व, राइट। तो सेकंड आपको कह रहा है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज बिजनेसेज में बी कट बैक ऑन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस देयर वर्कफोर्स टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और थर्ड आपको कह रहा है कि व्हेन प्राइसेज राइज रैपिडली कंज्यूमर्स में कट बैक ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड फोकस ऑन इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है, राइट। तो सेकंड और थर्ड तो आपका करेक्ट है, लेकिन फोर्थ आपका कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफन यूज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स सच एज रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक आपको जो है जब मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है, राइट, तो उसका रेज करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को रेज करने के लिए करता है ताकि मतलब जो आपका इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, राइट। कि मीन्स अगर देखिए कि आपका जो है आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, राइट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है तो लोग लोन नहीं लेंगे, राइट, लोन नहीं लेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका पैसा डिपॉजिट करेंगे, राइट। जब पैसा डिपॉजिट करेंगे तो यानी कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी यानी कि सिंस आपका इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं
दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट कि नॉमिनल और रियल जीडीपी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में आपका फर्स्ट कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी और सेकंड कह रहा है आपका रियल जीडीपी, राइट। तो थोड़ा में दोनों में आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो क्या होता है कि मीन्स जीडीपी एट आपका क्या होता है कि जीडीपी एट करंट प्राइस, राइट, करंट ईयर पर आपका जो है अगर मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी आपका क्या होता है कि बेस ईयर पर मेजर किया जाता है, बेस ईयर पर मेजर किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं, राइट। तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया आपका, देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि नॉमिनल जीडीपी आपको कह रहा है कि दिस इज द ईयर दैट सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर प्राइसेज, राइट, जिसको हम लोग बेस ईयर बोलते हैं। तो आपका रियल जीडीपी को मेजर करता है, राइट, लेकिन आपका नॉमिनल जीडीपी को कौन मेजर करता है कि दिस इज द जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग ए प्राइसेज ऑफ द करंट ईयर, राइट। तो करंट ईयर पर आपका जो है नॉमिनल जीडीपी मेजर किया जाता है, दोनों इंटरचेंज है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी, नाइदर वन नॉर टू, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट आंसर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन एबव, राइट, कि मीन्स इसमें से जो आपका अप्रोप्रिएट पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका किसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 48 का फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट इज ए मेजर यूज टू एस्टिमेट द ओवरऑल प्राइस लेवल चेंजेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ये जीडीपी जो है आपका डिफ्लेटर के बारे में बात कर रहा है, राइट, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात कर रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर, राइट, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात कर रहा है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करेंट प्राइसेज टू द वैल्यू ऑफ द सेम आउटपुट एट कांस्टेंट प्राइसेज, राइट। तो यानी कि आपका नॉमिनल जीडीपी वर्सेज रियल जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो ये सभी आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट, कि कौन कौन से आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें आपका जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाता है डी, कि नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन सी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सीआरआर के बारे में बात कर रहा है, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, कि ये क्या होता है आपका, द फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विच द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विथ आरबीआई, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, राइट, कि मीन्स आरबीआई में जो है आपका जो भी कैश डिपॉजिट किया जाता है थ्रू द कमर्शियल बैंक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट। सेकंड आपका कह रहा है डिप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहा है, डिप्रिसिएशन आपका क्या होता है, वियर एंड टीयर्स जो भी होते हैं आपका, डिप्लेशन विच कैपिटल स्टॉक अंडर गोज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट, कि मीन्स वियर एंड टीयर जो भी होते हैं आपका किसमें, जो भी आपका होते हैं कि किसी मशीनरी वगैरह में, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका पत्तल बनाने का मशीन है, राइट, पत्तल बनाने का मशीन है, राइट। तो पत्तल बनाने की मशीन पत्तल तो बना रहा है, राइट, डेली बना रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ टूट फूट तो होंगे, राइट, डिप्रेसिएशन होगा इसका, राइट, कि मीन्स मशीन कुछ साल बाद एक्सपायर भी तो होगा, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर बोलते हैं, राइट, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेसिएशन बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, लेकिन थर्ड आपका कह रहा है कि डिवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। डिवैल्यूएशन इन द सेंस कि मीन्स आपको पता चला कि किसी भी चीज़ का डिक्रीज होना, राइट, लेकिन स्टार्टिंग में ये आपका कह रहा है कि द इंक्रीज इन द प्राइस, तो थर्ड तो आपका ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका क्या होता है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नॉट इंक्रीज, राइट, अंडर पेग्ड एक्सचेंज रेट्स थ्रू ऑफिशियल एक्शन, राइट। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो है टेस्ट नंबर 7 को टोटल हमने जो है सॉल्व कर लिया, राइट। और टोटल हमने जो है टोटल 6 टेस्ट हमने कवर कर लिया, जिसमें से आपका 5 रिलेटेड थे आपके पॉलिटी से, और पाँचों इस 5 आपके टेस्ट सीरीज में टोटल पॉलिटी को कवर किया गया। लाइक दैट ओनली आपका जो है इकोनॉमी भी आपका जो है 4-5 लेक्चर्स में आपका टोटल कंप्लीट होगा, और थ्रू द एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे, राइट। और लास्ट में जाकर हम लोग करंट अफेयर जो कि आपका टेस्ट नंबर 6 होने वाला है उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।